नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रदेश वासियों के लिए बेहद खास बुलेटिन आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। और सबसे पहले बात होगी यहां पर बुलेटिन में चार धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई संख्या की। देवस्थानम बोर्ड ने लिया है एक बड़ा फैसला, संख्या बढ़ाने का फैसला। अब ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। बद्री केदारनाथ में 3-3 हजार यात्री अब दर्शन कर सकेंगे। गंगोत्री की बात की जाए तो यहाँ पर 900 और यमुनोत्री में 700 श्रद्धालु रोजाना अब दर्शन कर पाएंगे। दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, माना कि एक तरफ हम 1500 का आंकड़ा हर दिन पहुंचने वाले संक्रमित लोगों का पार कर चुके हैं, लेकिन अब केदार और बद्रीनाथ में दर्शन करने की श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ाई गई है वो बेहद जरूरी हो जाती है गिरती हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, चार धाम यात्रा का जो महत्व है वो न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के तीर्थ यात्रियों के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए है। और अब जो जिस तरह अक्टूबर का एक अच्छा खासा मौसम उत्तराखंड में रहता है, नवंबर जब तक कपाट बंद होंगे, दीपावली 14 नवंबर की है और उसी के आसपास 1-2 दिन के आसपास, क्योंकि दशहरे पर डेट डिक्लेयर होगी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट कब बंद होंगे, तो उसके आसपास कपाट बंद होंगे दीपावली के आसपास, यानी 45 दिन के लगभग यात्रा अभी है। तो इस दौरान श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दर्शन कर सकेंगे, बड़ी संख्या में दर्शन कर सके। इससे पहले 1212 यात्री कर सकते थे बद्रीनाथ में और 800 यात्रियों की संख्या केदारनाथ में थी, लेकिन अब 3-3 हजार ये नंबर किया गया है। और वहां पर व्यवस्थाएं बनाने का दावा सरकार की तरफ से है कि पूरी व्यवस्थाएं वहां पर है, वहां पर रहने खाने की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से है। वहीं गंगोत्री में भी नंबर बढ़ाया गया है, यमुनोत्री में भी तीर्थयात्रियों का नंबर बढ़ाया गया है। यानी सरकार ये चाहती है कि शुरुआत में कोरोना की वजह से जो यात्रा इफेक्ट हुई, फिर बरसात का मौसम, फिर उसके बाद कोविड के तमाम गाइडलाइंस, और अब जो मौका मिला है इस मौके को किस तरीके से श्रद्धालुओं को एक मौका मिल सके दर्शन का। और चार धाम में क्योंकि आस्था है पूरे हिंदू धर्म से जो श्रद्धालु होते हैं उनकी, तो उनके लिए एक मौका है 45 दिन के आसपास का कि अब वो दर्शन कर पाएंगे बड़ी संख्या में। कंचन, तो श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छी खबर है और वहां पर छोटे छोटे रोजगार जो करते हैं केदार और बद्रीनाथ में, उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा दी गई है। दीपांकर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर आज होगी कार्यकारिणी घोषणा। बीजेपी के विभिन्न मोर्चों की कार्यकारिणी की आज घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जो है वो जारी करेंगे इसकी सूची। जिलों की समन्वय समिति की भी हो सकती है घोषणा। इसके लिए 70 सदस्यों की प्रदेश कार्य समिति की सूची भी होगी जारी। तो ये आज की बड़ी खबर प्रदेश से। राजनीतिक मोर्चे पर समझे इस खबर को कि आज कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी बीजेपी के विभिन्न मोर्चों की, और देहरादून में कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जो है वो सूची जारी कर देंगे। जिलों की समन्वय समिति की भी आज घोषणा हो सकती है। इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दें कि 70 सदस्यों की प्रदेश कार्य समिति की सूची भी आज ही जारी होगी। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का आज घोषित होगी, बीजेपी की कार्यकारिणी। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, आज क्या होने वाला है? कार्यकारिणी घोषित की जाने वाली है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल कंचन, बीजेपी के करीब 7 मोर्चे हैं जिसमें युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है। करीब 7 मोर्चे हैं और लंबे समय से इनकी कार्यकारिणी पेंडिंग पड़ी हुई थी जब से नए अध्यक्ष चुने गए थे। कल जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें इस पर फाइनल मोहर लगा दी गई कि अब जल्द से जल्द जो कार्यकारिणी है उनकी घोषणा कर दी जाए। तो आज कई मोर्चों की कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा जो प्रदेश कार्य समिति है इसमें करीब प्रत्येक विधानसभा से एक मेंबर होता है, तो करीब 70 विधानसभाओं की जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनकी भी घोषणा होनी है। तो ये क्रमवार होगी, आज मोर्चों की घोषणा हो सकती है, उसके बाद जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उनकी घोषणा हो सकती है। और एक बीजेपी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी, सभी जो सांगठनिक रूप से भाजपा के 14 जिले हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन होना है जिसमें 5 मेंबर होने हैं, तो इनकी भी क्रमवार आज घोषणा हो सकती है। शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक की। कल हुई बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक की हम बात कर रहे हैं जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनावी मोड में जा रही बीजेपी सरकार और संगठन ने अब अपने मंत्रियों की कमान टाइट करनी शुरू कर दी है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद मंत्रियों को अपने अपने प्रभारी जिलों का अनिवार्य रूप से दौरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रियों को 5 बिंदुओं का एक रोड मैप सौंपा गया है। मंत्रियों को अपने हर दौरे का फीडबैक सरकार और संगठन को सौंपना होगा, जिसमें मंत्री अपने प्रभारी जिलों में महीने में 1 दिन अनिवार्य रूप से रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान वो पार्टी वर्कर से मीटिंग करेंगे, जिले में सरकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, उनका फीडबैक और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे।
इसके अलावा आपको बताएं कि कल हुई बैठक में 16 अक्टूबर को जिला समन्वय समिति की वर्कशॉप होने वाली है, ये भी तय हो गया। देहरादून में इसे आयोजित किया जाएगा और वहीं 17 अक्टूबर को प्रदेश ऑफिस का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। शनिवार को पहले सरकार और संगठन की मीटिंग और फिर रविवार को पार्टी रणनीतिकारों का 2.5 घंटे तक चला मंथन के बाद सामने आए फैसले बताते हैं कि पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। अगले 1 महीने के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। मंत्रियों को अब प्रभारी जिलों के प्रवास पर जाना ही होगा। कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुननी होंगी, फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी होगी। जनता दरबार भी लगेगा तो विकास योजनाओं का स्तरीय निरीक्षण भी करना होगा। कार्यकर्ताओं को भी अब फील्ड में उतारा जा रहा है। शनिवार को 230 से ज्यादा पार्टी वर्कर्स को निकायों पंचायतों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो जल्द ही पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के अलावा सभी 7 मोर्चों की कार्यकारिणी घोषित करने को भी कह दिया गया है। सिरे से प्रभारी मंत्रियों को ये कहा गया है जिस जिले का प्रभारी है वो महीने में 1 दिन का दौरा अपने जिले में जरूर करे, रात्रि विश्राम करे और वहाँ के जिला अध्यक्ष को बता के जाए, जिस मंडल में जा रहा है उस मंडल को बता के जाए। पहले कार्यकर्ताओं की बैठक करे, फिर प्रशासनिक बैठक करे, उसके बाद जो मिलने वाले लोग हैं अन्य लोगों से मुलाकात करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हम लोग हैं, वो हर महीने अपने प्रभारी जिलों में जाएंगे और 5 प्रकार के वहाँ पे बैठकें लेंगे। कोर ग्रुप मीटिंग में मंत्रियों विधायकों की सार्वजनिक बयानबाजी पर भी सख्ती दिखाई गई है। सख्त हिदायत दी गई है कि पार्टी फोरम से बाहर जाकर कोई बातचीत न करे। संगठन जल्द ही अनुशासन को लेकर एडवाइजरी जारी करेगा। कड़े निर्देश दिए गए हैं और संगठन की ओर से भी अब मंत्रियों को और सभी पदाधिकारियों को, विधायकों को दिशा निर्देश जाएंगे कि कोई भी आदमी कोई बात अपनी करता है तो पहले वो संगठन में करे, सरकार में करे, कहीं प्रेस इत्यादि में ओपन न करे, पहले बातचीत परिवार में करे। अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल को लेकर भी फैसला हो जाएगा। कुल मिलाकर पार्टी धीरे धीरे अपनी पूरी फौज मैदान में उतारने जा रही है। मकसद है 2022 का रण, जिसमें पार्टी अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ मैदान में नजर आना चाहती है। अब जैसे जैसे भाजपा चुनावी मोड की ओर बढ़ रही है, चुनावी मोड में आ रही है, संगठन ने मंत्रियों की कमान भी टाइट करनी शुरू कर दी है। अब मंत्रियों को 5 बिंदुओं का टारगेट दिया गया है और उनको कहा गया है कि अनिवार्य रूप से महीने में 1 दिन अपने प्रभारी जिलों का जरूर प्रवास करें, रात्रि विश्राम करें, कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक जनता तक ले जाएं। कैमरा पर्सन अनुज रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बीच आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को यानी कि कल माटी कला बोर्ड के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कुम्हारों के लिए एक बड़ी घोषणा की। प्रदेश में जल्द ही कुम्हारों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाले हैं। सीएम ने कहा कि आज का युवा मिट्टी की कलाकृतियों से जुड़ना चाहता है, इसीलिए डिजाइनर मिट्टी के बर्तन से लेकर गमले का हर जगह पर डिमांड रहती है। इसीलिए प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के साथ ही 200 चाक कुम्हारों को दिए जाएंगे। हमारा घरों का घरेलू उद्योग है एक तरह से, और हमारी मिट्टी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा प्राचीन जो शिल्प है वो साफ साफ उसमें झलकता है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रोत्साहित करके हम काफ़ी लोग रोजगार बढ़ा सकते हैं और लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मैंने सोचा है कि एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर हम बनाएंगे जहाँ पर हमारे जो इस शिल्प में जो लोग कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रशिक्षित। अब बात करते हैं कल प्रदेश में कोरोना के लगातार बम्पर बड़े आंकड़ों की। हम बात कर रहे हैं कल रविवार को प्रदेश में 1419 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मामले जो है वो 51,000 के पार पहुंच जाते हैं। प्रदेश में 9,098 एक्टिव केसेस हैं, जबकि अब तक 652 लोगों की मौत हो चुकी है। 41,487 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। कल जो नए मामले सामने आए हैं, देहरादून में कल सबसे ज्यादा मामले 472 आए सामने, जिसके बाद हरिद्वार की बात की जाए, टिहरी की बात की जाए, यूएस नगर की बात की जाए तो हरिद्वार से 164, टिहरी से 196 और यूएस नगर से 175, साथ ही उत्तरकाशी से 102 नए केस
1419 कल रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए। अब बढ़ते हैं आगे। पौड़ी कोतवाली में तैनात एक दरोगा की बात करते हैं, जिनके साथ 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शहर कोतवाल समेत कोतवाली के सभी पुलिसकर्मियों को सैंपल्स लिए गए हैं। वहीं दोनों कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों को आइसोलेट कर दिया गया है। कोतवाली को भी सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। हालांकि अभी कोतवाली को सील नहीं किया गया है, लेकिन सभी पुलिसकर्मियों को रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन रहना होगा। केरल के कोच्चि में उत्तराखंड के रहने वाले एक नेवी ऑफिसर की मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि ग्लाइडर एक ब्रिज से टकराया था उनका, जिसमें हादसे में उनकी दर्दनाक तरीके से जान चली गई है। हादसे के समय ग्लाइडर में 2 अधिकारी सवार थे, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले अफसर लेफ्टिनेंट राजीव झा की मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां के छाना गांव में लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए यहां पर हफ्ते भर पहले पिंजरा लगाया था और इसी गांव में लेपर्ड ने 11 साल की एक मासूम बच्ची को अपना निवाला बनाया था कुछ दिन पहले। पिंजरे में कैद होने के बाद लेपर्ड ने खुद को घायल भी कर लिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि पिंजरे में लेपर्ड जो है ये आदमखोर है या फिर नहीं। बावजूद इसके लेपर्ड के कैद होने से गांव में खासा कौतूहल देखने को मिला। रविवार को लगातार दूसरे दिन नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतरी हुई नजर आई। सैलानियों को छूट मिलने के बाद पहले ही वीकेंड में व्यवसाय पटरी से उतरता हुआ दिखाई दिया। ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस के जवान भी नजर आए, लेकिन बहुत कम संख्या में। हालत यह है कि माल रोड पूरी तरह से पार्किंग में बदल गई और माल रोड के होटल मालिकों ने अपने होटलों के बाहर ही गाड़ियां खड़ी करवा दी, जिससे अन्य लोगों को भारी दिक्कतें हुई हैं। अब इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी खाकी अपनी पीठ पता नहीं क्यों थपथपा रही है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी जो है हम लोग को फोर्स अलग से और उपलब्ध कराया गया। जो वाहन खड़े हुए हैं, जो वाहन अगर खड़े होकर अगर उसमें कोई भी नहीं है तो उसमें जैमर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। उनसे जो है नियमानुसार जो है MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। रामनगर के जसपुर तहसील की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है, जहां पर धनेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अधिसूचना जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर एक पेट्रोल पंप स्वीकृत करा लिया। वहीं इस बात की शिकायत उप जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से भी की गई। इन फर्जी दस्तावेजों को शीघ्र ही निरस्त करने की मांग की गई है। इसके बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोवर डावर के घरेंद्र पुत्र रेमराज सिंह हैं। इन्होंने जो है ये कडेरे जाति से हैं। इन्होंने 11/7/2019 को तहसील में एक धानुक नाम की एक जाति है जो ऐसी जाति में आती है, उस जाति में आती है, उसका प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, बनवा लिया, मतलब जो है फर्जी तरीके से। ये जो डॉक्टर वीर सिंह गौतम जी, इनका एक प्रमाण पत्र यहाँ के इशू हुआ तहसील से, जो तहसीलदार के द्वारा इशू हुआ, तो इसके जांच के बावजूद इनका ज्ञापन दिया, तो इनका ज्ञापन ले लिया गया। इसमें जो जांच कराई जाएगी, जो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में दून यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हालत यह है कि गड़बड़ियां होने के बाद भी दून यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने पर अड़ी हुई है, जिसके बाद छात्र भी हैरान है। अब उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि गड़बड़ी होगी तो जांच करवाई जाएगी। जिस दून यूनिवर्सिटी को प्रदेश की बेस्ट यूनिवर्सिटी बताया जाता है, वहां सर्टिफिकेट कोर्स के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। खासतौर पर 1 साल के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में हालात बेहद खराब हैं। एक RTI से हुए खुलासे के मुताबिक चाइनीज लैंग्वेज के कोर्स में न तो सिलेबस यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी ने बनाया और न ही अप्रूव किया, वहीं सिलेबस को यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल में भी नहीं लाया गया। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि मामला दिखवाया जा रहा है। दून विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी पास हैं और हमारे जो भी भारत सरकार के नियम हैं वो भी उनसे भी वो हैं, लेकिन अगर कोई त्रुटि बस है तो उसको भी हम सुधार लेंगे। दून यूनिवर्सिटी 2012 से 1 साल के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स चला रही है, लेकिन जब चाइनीज लैंग्वेज के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सिलेबस खोजा तो वहां कुछ नहीं मिला। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक वेबसाइट में सिलेबस अपलोड करना जरूरी है,
लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस दून यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में है ही नहीं। मैंने भी अखबार के माध्यम से पढ़ा था तो मैंने तुरंत बैठक की। मैंने वहाँ के बीसी से भी, रजिस्ट्रार से भी, परीक्षा कंट्रोल से भी बात की। उन सब ने मुझे कहा कि सब हमारे कोर्स वैधानिक हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि अगर कोई बात है तो आप उसकी पूरी परख लें, जांच कर लें, और अगर कोई कहीं से भी मान्यता की कमी है तो वो पूरी कर लें। दून यूनिवर्सिटी अक्सर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है, कुलपति की गलत नियुक्ति से रजिस्ट्रार की गलत नियुक्ति को लेकर। लेकिन हैरानी यह है कि प्रदेश की बेस्ट यूनिवर्सिटी का दावा करने वाली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की लाइफ से खिलवाड़ कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अब बढ़ते हैं आगे। खबर टिहरी के नर्सिंग कॉलेज की, जहां पर सुरसिंगधार में आगामी सत्र चलाना और परीक्षाएं कराना कॉलेज प्रबंधन के लिए चुनौती बन गया है। कोविड के चलते सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेज को कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। हालांकि अब कोविड केयर सेंटर को कोटी में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अब आपको बताएं कि फैली हुई गंदगी और टूट फूट के चलते कॉलेज प्रबंधन असमंजस में है और प्रशासन द्वारा इसके लिए अभी तक बजट भी नहीं दिया गया। प्रिंसिपल का कहना है कि 13 अक्टूबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और छात्र अपना कोविड टेस्ट कराकर ही कॉलेज में आ सकते हैं। एक लिस्ट तो आ गई है हमारे पास, तो जो अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम है वो 13 तारीख से हैं, तो उससे पहले हम लोग बच्चों को बुला रहे हैं। कुछ दिन पहले बुलाएंगे बच्चों को, लेकिन कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कोविड टेस्ट उनका वहीं से, मतलब 72 घंटे की रिपोर्ट हम लोग मान्य करेंगे उसके लिए। तो और इन्हीं खबरों के साथ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक लिया रुकना होगा। जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।